देखो ठीक है जी। सबसे पहले आज के बारे में बता दीजिए, जो है आज शादी समारोह में आए हैं। आज मेरे अनन्य मित्र और मेरे सुख दुख के साथी 20 वर्षों से जो हम साथ मिल कर के चल रहे हैं, हमारे रेवाड़ी जिला के माननीय जिलाध्यक्ष आदरणीय ठाकुर प्रीतम सिंह चौहान जी के परिवार में शादी समारोह में रेवाड़ी की इस पावन धरा पर आने का शुभ अवसर मिला है और आप सबसे रूबरू होने का भी मौका मिला है। मैं नव दंपत्ति को जहां अपनी बहुत बहुत मंगल आशीष और शुभ आशीष प्रस्तुत करता हूं और पूरे परिवार में इस खुशी के माहौल में बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। प्रीतम जी का परिवार मेरा परिवार एक ही परिवार है। एक वित्त मंत्री रह चुके हैं आप, तो अभी विपक्ष बार बार जिस तरह से आरोप लगा रहा है कि कर्जे में लगातार प्रदेश डूबता जा रहा है, बेरोजगारी में नंबर 1, इस तरीके से जो देखिए, कल मैं पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान नेता प्रतिपक्ष के एक प्रेस वार्ता को देख रहा था और मुझे बड़ी हैरानी हुई कि जो 10 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद भी उनकी जानकारी कितनी कमज़ोर है। उनके शब्द जिस प्रकार से वो विषय रख रहे थे कि कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो नौकरियां दी जा रही हैं, जो ठेका प्रथा है, उसके ऊपर वो आपत्ति दर्ज करा रहे थे। हरियाणा कौशल विकास निगम, उसके ऊपर वो आपत्ति दर्ज करा रहे थे। मुझे हैरानी इस बात की हुई कि आपत्ति दर्ज कराते उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने ठेका प्रणाली को बहुत आगे बढ़ा दिया है और ठेका प्रणाली गलत है, ऐसा वो कह रहे थे। तो वो 10 साल मुख्यमंत्री रहते हुए वो भूल गए कि हरियाणा प्रदेश के अंदर ठेका प्रणाली का सबसे ज़्यादा प्रचलन और दुरुपयोग उनके शासनकाल में हुआ था। उन्होंने हरियाणा प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को भी ठेकेदारी शिक्षक के परंपरा को शुरुआत करने का काम उन्होंने किया था, गेस्ट टीचर लगा करके। गेस्ट टीचर्स के ऊपर जिस प्रकार के जुल्म ढाए गए थे, लाठियां भांजी गई थी, उनके घर पर रोहतक के अंदर भी गेस्ट टीचर के ऊपर इतने जुल्म हुए कि वो महीनों तक वो आंदोलनरत रहे और एक बेटी को तो अपनी जान भी गंवानी पड़ी थी। ऐसे में जिन्होंने स्वयं इस गेस्ट टीचर की परंपरा को शुरू किया और बहुत सारी अनियमितताओं को, बेकायदगियों को उन्होंने हरियाणा की शासन संस्कृति में शुरुआत की। कौन भूल सकता है कि विधायकों को कोटा दे करके वो नहरी विभाग में बेलदार लगाया करते थे। कौन भूल सकता है कि उनकी सरकार में विधायकों को कोटा दे करके वो बिजली के ठेके पर कर्मचारी लगाया करते थे। उन्होंने तो पुलिस विभाग के अंदर भी ठेका प्रणाली की शुरुआत की थी और उनकी ठेका प्रणाली में न तो कोई नीति थी, उनको पॉलिसी क्लियर नहीं थी। आउटसोर्सिंग पार्ट 1 में लगाना है, आउटसोर्सिंग पार्ट 2 में लगाना है, कोई मर्यादा नहीं थी। और जिसके कारण से श्रीमान मनोहर लाल जी के नेतृत्व में 2014 से जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, कितने ही मुकदमे कोर्टों के अंदर चल रहे थे उन बेकायदगियों के चलते हुए। चाहे वो गेस्ट टीचर्स का मामला हो, आशा वर्कर्स का मामला हो, आंगनवाड़ी वर्कर्स का मामला हो, वह रोडवेज़ के अंदर एम्प्लॉयमेंट का मामला हो, वह पुलिस के अंदर कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट का मामला हो, और चाहे जैसे मैंने कहा कि बेलदार्स और यहाँ तक कि बिजली विभाग के अंदर भी हर विभाग में डीसी रेट की प्रथा उन्होंने शुरू की थी। कोई पॉलिसी के अभाव में, कोर्ट के आदेश से कि पॉलिसी स्पष्ट होनी चाहिए, और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट तक का भी निर्णय बाद में आया कि ये सरकार, जो कांग्रेस सरकार की तत्कालीन उनके नेतृत्व की सरकार थी, उस सरकार में कोई नियमावली नहीं है, आप उसकी नियमावली बनाइए। और उसको पारदर्शिता लाने का काम मनोहर लाल जी ने किया है, उनको बहुत बहुत साधुवाद है। आज पूरी पॉलिसी क्लियर है। और जहाँ एक और हुड्डा सरकार में ठेकेदार पनपे थे, जो ठेकेदार अपने आप में एक बहुत बड़ा एक माफिया बन गया था नौकरियों का, जो ठेका प्रणाली पर सरकारी नौकरियां दी जा रही थी, उस माफिया को समाप्त करके हरियाणा सरकार के अधीन एक हरियाणा कौशल विकास निगम की स्थापना करके उसमें पारदर्शिता लाने का काम किया है।
इसके लिए बधाई दी जानी चाहिए, या वो फिर से चाहते हैं कि फिर से वो ठेकेदारी माफिया खड़ा हो, स्वास्थ्य विभाग हो, कोई विभाग हो, वो भूल गए। उनकी शब्दावली में भी मुझे हैरानी हुई कि 10 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद भी आदमी गैर जिम्मेदाराना शब्द प्रयोग करे। उन्होंने कहा क्लास 4। बहुत पहले ये शब्द शासन की भाषा से समाप्त हो चुका है, अब ग्रुप डी के कर्मचारी कहते हैं। मुझे हैरानी है कि 10 साल मुख्यमंत्री रह करके उन्होंने क्या सीखा। वो यही नहीं जान पाए कि वो क्लास 4 नहीं है, वो ग्रुप डी के कर्मचारी हैं। और अगर आज वो किसी चीज़ को गलत मानते हैं तो पहले अपनी सरकार के, उनकी सरकार के समय में जो उन्होंने बेकायदगियाँ की थी, अनियमितताएँ की थी, उसके लिए माफ़ी मांगे। रोज़गार जो उन्होंने गलत तरीके से दे रहे थे, आज पारदर्शी तरीके से दिया जा रहा है। उसके अंदर कोई कमी हो लगती है तो बताएं, बजाय कि सीधे ऐसे ही अनर्गल और झूठे और मिथ्या बात करने के। तो मैं मानता हूं कि बहुत पारदर्शी तरीके से आज के दिन हरियाणा प्रदेश में शासन में बिना खर्ची, बिना पर्ची के रोजगार दिया जा रहा है। यहाँ हरियाणा में भाजपा के और सरकार के समर्थित विधायकों को तो, उनके कार्यकर्ताओं को तो इस बात का मलाल रहता है कि हमारे कहने से नौकरियां नहीं दी जा रही हैं, और वो फिर से नौकरियों की बंदरबांट की संस्कृति हरियाणा में लाना चाहते हैं। कैप्टन साहब, दिल्ली से विधायक आम आदमी पार्टी के और यहाँ पर हरियाणा में बयान देते हैं कि मंदिरों में नहीं जाना चाहिए, अपमान होता है हिंदुओं का। देखिए, जो आज देश में एक राजनीति में एक धारा चल पड़ी है कि भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी, जो पूरी दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय जननेता बने हैं, उनके नेतृत्व में जब देश आगे बढ़ रहा है तो विपक्ष को पच नहीं रहा है, और विपक्ष किसी भी तरीके से विरोध करने का चाहता है। वह मोदी जी की नीतियों का, कार्यक्रमों का, गरीब के हक में जो काम हो रहे हैं उसका विरोध नहीं कर सकता। देश आगे बढ़ रहा है, अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, उसका विरोध नहीं कर पाता। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश मजबूत हो रहा है, उसका विरोध नहीं कर पाता। अब उनका विरोध वैचारिक और कोई नीति कार्यक्रमों का विरोध ना हो करके मोदी जी का विरोध बन चुका है। और मोदी जी का विरोध करते करते वो देश की संस्कृति का विरोध करने चल पड़े हैं। देश के सनातन को, जो सनातन संस्कृति को गाली देने की एक नई विपक्ष ने रवायत शुरू की है कि कांग्रेस के लोग वह सनातन को एक बीमारी बता रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष वह और उनके पुत्र भी सनातन को गाली दे रहे हैं। उनके पार्टी के लोग सनातन को गाली दे रहे हैं। उनके पार्टी के समर्थक वो सनातन को गाली दे रहे हैं। उनको लगता है सनातन को गाली दे करके वो अपने वोट बैंक को, जो अल्पसंख्यकवाद की नीति पर चल रहे हैं, जो तुष्टीकरण की नीति पर चल रहे हैं, कि कहीं ना कहीं वो उसको बचा करके रखना चाहते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि इस देश का अल्पसंख्यक भी इस बात को समझेगा कि इस प्रकार से किसी संस्कृति को गाली देना, न तो केवल जिसकी संस्कृति को गाली दी जाएगी वो स्वीकार करेंगे, और न अल्पसंख्यक बंधुओं को भी अच्छा लगने वाला है कि जिस कांग्रेस ने भगवान राम की अस्तित्व को और रामायण को काल्पनिक बता दिया, लेकिन चुनाव आते हैं तो मंदिर के अंदर वो साष्टांग प्रणाम करते हुए दिखाई देते हैं, तिलक लगाए हुए दिखाई देते हैं, तो उनकी कलई खुल चुकी है। तो जो कांग्रेस या तथाकथित घमंडिया अलायंस, वह मोदी जी का विरोध करने का उनको अधिकार है, लेकिन मोदी जी का विरोध करते करते देश और देश की संस्कृति का अपमान करेंगे तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनता ने जो सबक सिखाया है, आने वाले समय में हिंदुस्तान की जनता ये सबक सिखाने का काम उनको करेगी। वो कॉमेडी हत्याकांड, राजनीतिक हत्याकांड सामने आ रहे हैं, जिस तरीके गहलोत का नाम भी सामने आया। किसका? गहलोत, अशोक गहलोत का नाम सामने आया वो कॉमेडी हत्याकांड के अंदर। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतना कम है। और 5 साल कांग्रेस के शासनकाल में कानून व्यवस्था का यह हाल हो चुका था कि चारों तरफ भय का वातावरण था, और जिस प्रकार से सुखदेव गोगामेडी की हत्या हुई है, यह बहुत ही कायराना और बहुत ही बहशियाना ये कृतित्व है, और इसको जिसने किया है जल्द से जल्द पकड़ के उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि वर्तमान पुलिस प्रशासन जानता है कि सरकार अब किन की आ चुकी है,
और किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। सर, छत्तीसगढ़ इलेक्शन का पहले से रिकॉर्ड आ रहा था कि सर्वे में डाउन जा रहा है, लेकिन एकदम से अचानक क्या हुआ, बीजेपी आगे आ गई? देखिए, इससे ये ध्यान में आता है कि देश की जनता का मानस, जो देश का गरीब है, देश का किसान है, देश का मजदूर है, जनजातीय बंधु हैं, आदिवासी समाज के लोग हैं, जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, जो मजदूर हैं, व्यापारी हैं, कर्मचारी हैं, आज हर वर्ग विपक्ष से निराश है और हताश है, और हर वर्ग मोदी जी के साथ है। और आज ये तीनों चुनाव के परिणाम एक स्पष्ट संदेश दे रहे हैं कि देश 2024 में मोदी जी के नेतृत्व में नई सरकार के बहुमत का एक हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक इतिहास का एक रिकॉर्ड बनाने वाला है। मुझे कोई संदेह नहीं है कि देश की जनता राजीव गांधी जी के जो बहुमत मिला था उसका भी रिकॉर्ड 2024 में तोड़ेगी। और जो चुनाव के परिणाम आए हैं, ये स्पष्ट संदेश दे रहा है कि कोई कितना ही मीडिया हो या राजनीतिक लोग कुछ भी कर लें, जनता का मन बहुत स्पष्ट है, जनमानस बिल्कुल स्पष्ट है। मोदी जी के नेतृत्व में देश को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। कैप्टन साहब, हरियाणा में जो स्थिति इस समय मुझे लगता है कोरी कल्पनाएं हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कोरी कल्पना है, मुझे ऐसा लगता है। तो कोई खंडन भी सामने नहीं आ रहा? मुझे लगता है, मैंने अपना, ना मुख्यमंत्री के स्तर पर, ना स्वास्थ्य मंत्री के स्तर पर। तो उन्हीं से वही बता सकते हैं। मुझे लगता है कोरी कल्पना है। संगठन में बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इस प्रकार की कोई चर्चा अभी तक मीडिया में ही देखने, पढ़ने और सुनने को मिली है। वन नेशन वन इलेक्शन के पक्षधर हैं, और जब जब चुनाव हों आने वाले समय में भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्रीमान रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में एक समिति काम कर रही है, और उसकी सिफारिशों के अनुरूप सरकार और संसद कोई निर्णय लेगी और एक साथ होते हैं तो ये स्वागत योग्य कदम होगा। और जब भी ऐसा कोई भी प्रयास होगा कि चुनाव एक साथ संपन्न हो, ये देश की जनता के हित में होगा। तो फरवरी मास तक उम्मीद करें हरियाणा की भी? मैं नहीं कह सकता हूँ, मैं उतनी बात करता हूँ जो मेरे दायरे में होती है।